Yes, sir. All right, so welcome to this session. Very good evening. So today I'll be talking about lithosphere. ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं. बेसिक से टॉपिक मैंने आपको बताए हैं. पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने क्या बात की थी, उसमें मैंने बात की थी फंडामेंटल्स, यानी कि जो बेसिक सी चीजें हमने ज्योग्राफी की वो बात की थी. और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, बाद में है ना, वी कैन डिस्कस, आई विल एक्सप्लेन. आज हम बात करेंगे लिथोस्फीयर. इसके बाद दो छोटे और टॉपिक हैं. आपने सुना होगा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है. लिथोस्फीयर के तो कई मतलब है. अगर लेमन की टर्म में हम बात करें कि हम यहाँ बात क्या करने वाले हैं, अर्थ पे जितना भी आपको दिखता है रॉक्स और उससे रिलेटेड सिस्टम जितना भी है, सिस्टम में क्या दिखता है मीन्स रॉक का कुछ भी है, माउंटेन है, वल्केनो है, ये जितना भी सरफेस पे दिखता है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. तो उसके बारे में बात करेंगे. उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, माउंटेन बनते हैं, राइट. तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, वल्केनोज इरप्ट होते हैं, उसके अलावा रिवर्स हैं, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं. तो ये हमारा आज का टॉपिक है, राइट. चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है, जब आप अर्थ के ऊपर अब आ गए हैं, अर्थ के हमने पहले बेसिक पढ़ ली कि लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है. अब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. जब अर्थ को देखेंगे सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, अर्थ है कैसी. वो हमने देख लिए थे, बाहर से गोल है, अंदर से कैसी है जी. ये सुना होगा सभी ने, क्रस्ट, मेंटल और कोर. ये सुना होगा हम लोगों ने, है ना. ये अगर इसको ध्यान से सुनिए और इसको देखिए इस डायग्राम को, तो अगर इसको देखें तो ये जो पार्ट है यहां से लेके इस एरिया तक, ये सारा दिस इज एंटायर कोर, जो कि यहाँ इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है दो पार्ट में, राइट. यहां से लेके यहां तक. तो दो पार्ट है इसके, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर. आउटर और इनर. उसके बाद जो दूसरा है, दिस इज यहां से लेके इस ब्लैक लाइन तक. सो ये यहां तक है और इस पार्ट तक. कितना हो गया ये, दिस इज कॉल्ड मेंटल. सो सबसे नीचे है कोर, उसके दो पार्ट लिखे हैं, आउटर और इनर. उसके बाद है मेंटल, है ना. और मेंटल के ऊपर जो है वो क्या है, दिस इज क्रस्ट. क्रस्ट क्या है, जो ये ब्लैक लाइन नजर आ रही है आपको, यानी कि बहुत बारीक है. अगर पूरे अर्थ के कंपैरिजन में देखें तो निग्लिजिबल है इसकी थिकनेस. अब कैसे निग्लिजिबल है, आप यहां से ले जाइए या ऊपर से कहीं से भी ले जाइए, कहाँ तक, कोर तक. जो अर्थ की जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर. ये रेडियस है अर्थ का, यानी कि अगर अर्थ के सेंटर से आप ले लें तो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक का गैप, या इस एरिया से लेके ऊपर तक का जो डिफरेंस है वो है 6400 किलोमीटर. इसके हमने पार्ट्स बना लिए कितने, कि एक है मेंटल तक. पहले तो यहाँ तक आ गई क्रस्ट, फिर आ गया मेंटल, फिर आ गया कोर. मेंटल कहाँ तक है, 2900 तक. तो ये सारा जो है वो मेंटल है 2900 तक. उसके बाद 64, और बीच में एक 5100 लिखा है. ये क्या है कि आपने कोर के दो पार्ट कर दिए, आउटर कोर और इनर कोर. बीच में 5100 किलोमीटर तक का गैप. अब जो ये ऊपर है, दिस दिस इज अप टू 100 किलोमीटर मैक्सिमम. और ये क्या है, दिस इज क्रस्ट, राइट. अब ये बेसिक सा है कि क्रस्ट है अर्थ के ऊपर, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर है. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है. अब ये तो मुझे लगता है आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि दिस कोर, इसके तो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, जिसको हमने नाम पहले ही दे दिया, आउटर कोर और इनर कोर. यहाँ पे नहीं आपको डाउट होना चाहिए. और दूसरा इसमें खासियत क्या है, जो आउटर कोर है ये लिक्विड है, और जो इनर कोर है ये सॉलिड है. ये चीजें ध्यान देने वाली हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं. अब जो है आपका क्रस्ट वाला पार्ट, यहाँ तक क्रस्ट है. अब ये जो क्रस्ट है, इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, अर्थ पे क्या देखेंगे आप, जो ओशन के नीचे उसका बेड है, यानी कि समंदर का जो तल है, और दूसरा जहां आप रहते हैं वो जमीन, जो ये सारी पहाड़ है और ये जमीन, तो ये सारा मिला लीजिए, ये सारा एक ही पार्ट है, ये क्रस्ट है बेसिकली, ये वाली. और इसके ऊपर ओशन इसी के ऊपर है, तो ये सिर्फ क्रस्ट इतना है. उसके बाद जो मेंटल बचा है उसके तीन पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. पहला तो ये जो पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, दिस, और एक उसके ऊपर है ग्रे. जो ग्रे है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है,
मेंटल का। और इसको हम कहाँ पे काउंट करते हैं, जो आप वर्ड सुनते हैं आप लिथोस्फीयर, इसमें दो चीजें काउंट की जाती हैं। एक तो आपका क्रस्ट प्लस मेंटल का सबसे अपर पार्ट, यूपी अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ये वाला। तो अगर होता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिथोस्फीयर, है ना, लिथोस्फीयर जनरली एक बच्चे के लिए लिथोस्फीयर क्या है, पूरी अर्थ पे जितनी भी रॉक्स हैं वो लिथोस्फीयर का पार्ट है, कुछ भी लिथोस्फीयर है, बिल्कुल ठीक है। पर जब हम एग्जाम में बात करेंगे लिथोस्फीयर क्या है, तो जो हमने क्रस्ट ली है ये वाली क्रस्ट कितनी है, 0 से 100 किलोमीटर, पर जो मेंटल है उसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो इसमें ऐड कर देते हैं, जो यहाँ पे किया हुआ है, राइट, दिस वन, ये जो ग्रे वाला है। सो ये हो गया लिथोस्फीयर। और जो ये पार्ट है मेंटल का सेकंड पार्ट, इसको कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनो का मतलब होता है वीक। बस इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एस्थीनोस्फीयर पहली बात तो ये प्लास्टिक स्टेट में है। प्लास्टिक स्टेट का मतलब क्या होता है, ना तो ये लिक्विड है और ना ये सॉलिड है, ये सॉफ्ट है। जैसे वो होता है ना, अपने वैक्स मोमबत्ती जलती है तो उसके बाद मोम गिर जाता है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, ना वो जमा हुआ होता, ना वो लिक्विड होता। तो ये उस स्टेट में उसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। और उसके ऊपर ये जो प्लेट है, यानी कि ये जो रॉक्स है या लिथोस्फीयर है, ये इसके ऊपर ऐसे फिसलती रहती है हमेशा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो अर्थ है चल रही है, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये अर्थ एस्थीनोस्फीयर याद रखिए कहाँ पे है, एस्थीनोस्फीयर मेंटल का पार्ट है। और जो हमारे वोल्केनोज आते हैं, लावा निकलता है, वो यहीं से ऊपर को जाता है, एस्थीनोस्फीयर से आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं कई बारी कि जो वोल्केनोज हैं उसमें लावा जो आता है वो कौन से स्फीयर से आता है, एस्थीनोस्फीयर से आता है, राइट। तो ये ਇਹਦੇ प्लास्टिक से, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਿਓ जी ਭੈਣ ਜੀ। सॉरी क्या कह रहे हैं, ਐਸਟੀਨੋਸਫੇयर ਸਰ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਿਓ जी ਕੀ ਨੇ ਐਸਟੀਨੋਸਫੇयर ਦੇ। ASTHENO, एस्थीनो, SPHERE, एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनो का मतलब होता है वीक, वीक स्फीयर है ये, सॉफ्ट है। और उसके नीचे जो वाला पार्ट है दिस इज सॉलिड, राइट। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो क्रस्ट है वो सॉलिड है, बिल्कुल है। जो मेंटल है ऊपर से प्लास्टिक स्टेट में है, नीचे से सॉलिड में है। जो कोर है ऊपर से लिक्विड है और नीचे से सॉलिड है। ये आपको पता रखना चाहिए बस, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ये स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली, क्रस्ट मेंटल कोर किताबों में लिखा हुआ है, एक्चुअल में कभी किसी ने देखा क्या है? कोई अंदर तो गया ही नहीं अर्थ के, तो कैसे पता है ये कि ऐसा है ना। तो ये चीज जो पढ़ने वाली है और याद करने वाली, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, लिथोस्फीयर लिखा हुआ है, बिल्कुल जो अभी हमने बात की। यहाँ पे सियाल लिखा है, ये देख लेना। अब व्हाट इज सियाल, व्हाट इज साइमा, व्हाट इज निफे, ये क्या होता है, जो यहाँ पे रॉक्स हैं, जो चट्टान है यहाँ की, वो किस चीज की बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया SiAl, सियाल। तो ये जनरली एक नाम दिया जाता है यहाँ की रॉक्स को, सियाल रॉक्स हैं, राइट। और जो टोटल थिकनेस है वो 100 किलोमीटर तक ये है। दूसरी है साइमा, ये कौन सी है, जो नीचे वाली रॉक्स हैं, ये थोड़ी सी हैवी रॉक्स हैं। यहाँ पे सिलिका के साथ एक चीज और आ गई, मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम थोड़ा सा हैवी है मैग्नीशियम, तो ये हैवी रॉक्स हैं, राइट। और जो ये लिखा हुआ है निफे, व्हाट इज निफे, ये मेटल के नाम है। Ni मतलब निकल होता है, प्लस Fe मतलब फेरस, फेरस मतलब आयरन, लोहा। और ये कहाँ पे, जो कोर है हमारा अर्थ का, ये किसका बना हुआ है, निफे का बना हुआ है। यानी कि हैवी मेटेलिक कोर है हमारा, और इसी कोर को हम बेरिस्फीयर का नाम देते हैं। थिकनेस यही वही जो अभी हमने बात की, 2900 किलोमीटर तक है, 100 किलोमीटर तक है, और लास्ट में जाके 6400 किलोमीटर। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए, जो हैवीनेस है इनकी, यानी कि डेंसिटी जिसको बोलते हैं, वो इंक्रीज होती रहती है। सबसे हल्की ये है, सियाल वाली है, तो इनकी डेंसिटी कितनी है, करीब 2.5 कह सकते हैं, 2.6 to 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो कोर है उसकी हाईएस्ट है 5 से लेके 13 तक है, यानी कि 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपको पता होगा, डाउट है तो पूछ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक बॉक्स हम बना लें 1 सेंटीमीटर का, तो उसमें जो यहाँ की रॉक्स हैं, अगर उसको डाल दे तो वो 13 ग्राम होंगी, अगर लिथोस्फीयर की रॉक डाल दे तो वो 2.5 ग्राम होगी। इसका मतलब जो रॉक्स हैं लिथोस्फीयर की वो बहुत हल्की हैं,
और जो कोर है उसकी रॉक्स बहुत भारी हैं, राइट। उसके अलावा जो यहाँ पे कुछ ये नाम लिखे हैं आपके सामने, डिसकंटिन्यूटी लिखा हुआ है, ये इसलिए सिर्फ कि क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझने होंगे और या कह लीजिए याद करने होंगे। ये क्या है कि जहां पे क्रस्ट खत्म हुई, दिस इज क्रस्ट, जहां क्रस्ट खत्म हुई और मेंटल शुरू हुआ, तो उसको एक नाम दिया गया है, एरिया को मोह दिया गया है, कि वो जो लाइन है जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, उस वो कंटिन्यूटी खत्म हो गई ना, तो वो डिसकंटिन्यूटी बन गई, उसको कहते हैं मोह। उसी तरह से जो मेंटल है और कोर है, उसके बीच में जो लाइन है जो उसको दोनों को जोड़ती है, उसको कहते हैं गुटनबर्ग, राइट। उसके अलावा तीन और नाम इन्होंने निकाल लिए। जो क्रस्ट है कहते हैं वो भी दो पार्ट में हो सकती है, वो कोनार्ड है। मेंटल के जो दो पार्ट थे वो रेपेटी है, और जो कोर के दो पार्ट थे वो लेहमेन है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट दो याद रखने हैं, अगर बाकी याद होते अच्छी बात है। एक तो मोहो और गुटनबर्ग। ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पीपीएससी है, तो उसका कोई पता नहीं कैसा वो क्वेश्चन डाल दे, तो कोशिश कीजिएगा ये आपको याद रहे। और वैसे भी ऐसे देख लीजिए कि कोर कहाँ पे है और क्रस्ट कहाँ पे है। क्रस्ट में और मेंटल के बीच में मोहो है, मेंटल और कोर के बीच में गुटनबर्ग है। बात का याद रहता तो ठीक है कि कोनार्ड, रेपेटी एंड लेहमैन, तो अच्छी बात है, नहीं तो वो दो आप देख लीजिए तो भी चल जाना चाहिए, राइट। अब यहाँ से एक सवाल उठता है हमारे पास कि हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है अर्थ के अंदर, तो हमें पता कैसे, क्या सबूत है। जैसे कल हमने बात की थी कि जो अर्थ है इट इज स्फेरिकल, गोल है अर्थ। हमारे पास कोई प्रूफ है, तो हमने कुछ कोशिश की थी, एविडेंस की, कि इस चीज से पता लगता है कि इस सोर्स से कि अर्थ जो है हमारे स्फीयर है। उसी तरह से जब हम कहते हैं कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अंदर से अर्थ कैसी है, इसके बाहर क्रस्ट है, उसके अंदर मेंटल का नाम दे दिया हमने, अंदर कोर भी कह दिया, कोई गया तो है नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार कि अभी तक जो हमने अर्थ को ड्रिलिंग की है या डिगिंग की है, कहाँ तक की है। हम माइनिंग करते हैं तब अर्थ को खोदते रहते हैं, नीचे तक डिगिंग करते रहते हैं उसकी, तो वो कुछ किलोमीटर तक होता है। हाँ, एक जगह ड्रिल किया था, रशिया ने कोशिश की थी, तो वो कोला एक जगह है, KOLA, कोला पेनिनसुला, रशिया में। यहाँ पे 12 किलोमीटर तक की उन्होंने ड्रिल की, उसके बाद वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। सिर्फ 12 किलोमीटर। हमारी क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, 100 किलोमीटर। मींस हम तो भी क्रस्ट को भी पूरा नहीं देख पाए हैं अपनी आंखों से, और हमने 6400 किलोमीटर तक की जो है सारी नॉलेज दे डाली कि ऐसी है अर्थ, अंदर से ऐसी है। तो कैसे आइडिया लगाया जाता है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। तो वहां पे दो तरह से बात करते हैं, एक वो डायरेक्ट सोर्स जिसको देख के हम आइडिया लगा देते हैं कि यस ये चीज प्रूव करती है, दूसरा जिससे प्रूव तो शायद हम एकदम नहीं कर पाते, पर हम कुछ आइडिया लगाते हैं कि यार यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हैं। अब डायरेक्ट क्या चीज है, जैसे जो माइनिंग होती है, जब माइनिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, एक चीज है, जो माइंस हैं उनके नीचे जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। कि अगर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में टेम्परेचर 20-30 डिग्री बढ़ चुका है बाहर से, तो ये आइडिया लगाया जाता है कि डेप्थ के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो नीचे 6400 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा, तो इसका मतलब अंदर से अर्थ कहीं लिक्विड में होगी। तो अगर वहां से समझ नहीं आता, तो हम कह देते वोल्केनो देख लीजिए, कि जब वोल्केनो इरप्ट होते हैं, एक ज्वालामुखी फटता है, तो क्या निकलता है, लावा निकलता है। लावा क्या है, रॉक्स हैं जो मेल्ट हो चुकी हैं। अब अगर लावा कहाँ से आ रहा है, जमीन के अंदर से आ रहा है, जिसको हमने नाम दिया था एस्थेनोस्फीयर। कि अगर अंदर से कहीं से लावा आ रहा है, इसका मतलब अर्थ कहीं ना कहीं अंदर लिक्विड स्टेट में भी है, किसी भी स्टेट में है, सॉलिड के अलावा कोई और स्टेट भी है, सारी की सारी सॉलिड नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि जो प्रेशर है जमीन के नीचे वो इंक्रीज होता रहता है, और टेम्परेचर। उसके अलावा सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, आइडिया किसी को, व्हाट इज सिस्मिक वेव। अर्थक्वेक समझने जी, सिस्मिक वेव्स। यस, कि जो अर्थक्वेक्स आते हैं, है ना, तो जो एनर्जी है अर्थक्वेक्स की,
जिस फॉर्म में चलती है, जो वेव्स हैं, उनको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले बाकी के पे आ जाता हूँ। मीटेराइट्स, मीटेराइट से कैसे पता लगता है? कल हमने बात की थी मीटेराइट्स क्या होते हैं, है ना, कि मीटेराइट्स जब गिरती हैं, कभी कभी अर्थ पे गिर जाते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। अब उनको स्टडी करने में एक चीज देखी गई कि जो अर्थ है, सॉरी मीटेराइट है, बाहर जो उसके ऑब्जेक्ट है, जो पत्थर है, उसकी जो लेयर है, उसकी डेंसिटी कम है, वो हल्का है। जैसे जैसे अंदर वाली लेयर को देखेंगे और अंदर कोर को देखेंगे, वो भारी होता जाता है, उसकी जो डेंसिटी है कोर की, वो ज्यादा होती है। कहते जो मीटरॉइट है कहाँ से आया? स्पेस से आया। अर्थ कहाँ पे? स्पेस में, यानी कि ये अर्थ के ही फैमिली का एक पार्ट है। तो अर्थ भी कुछ ऐसी ही होगी कि अंदर की जो डेंसिटी है, अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं, वो बहुत हैवी होंगी, और जो बाहर हैं वो लाइट होंगी। हमने अभी यही बात की थी कि जो लिथोस्फीयर पे रॉक्स हैं, उनकी डेंसिटी कम है, और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, मेंटल पे डेंसिटी और बढ़ गई, 5.5 ग्राम हो गई, और कोर में कितनी हो गई थी? 13 ग्राम हो गई थी। उसके अलावा ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, उससे पता लगता है। ग्रेविटी से कैसे पता लगता है? जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है मास पे। जो डेंसिटी है रॉक्स की वो बदलती है, थोड़ा थोड़ा जो ग्रेविटी है उसमें फर्क आता है। इसका मतलब जो रॉक्स है उनकी डेंसिटी वेरी कर रही है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का किस वजह से बनता है? ये बनता है मेटेलिक मिनरल से, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसे निकल है, फेरस है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके अंदर, अर्थ के अंदर वो मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। सिर्फ पत्थर तो नहीं है, आयरन भी है, निकल कुछ है, तो ये चीजें प्रूव करती हैं। जो सिस्मिक वेव्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे कैसे पता लगता है? अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जब अर्थक्वेक आते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, राइट। अब जो अर्थक्वेक, अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो जब अर्थक्वेक आया तो रिकॉर्ड कहाँ पे होता है? पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हो किया जाता है। क्यों? उसके जो शॉक्स हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है, वो इन टर्म्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, इन फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स चारों तरफ मूव करती है, राइट। बट यहाँ पे अंदर क्या है हमारे? आउटर कोर, जो कि था लिक्विड। तो कुछ वेव्स जो हैं इससे क्रॉस नहीं कर पाती, यहाँ पे वो हमें ऑब्जर्व ही नहीं होती हैं। वो है एस वेव्स। अब एस वेव्स क्यों नहीं होती? जो एस वेव्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो लिक्विड से, कोई भी लिक्विड चीज आ जाए उसे क्रॉस नहीं करती हैं, लिक्विड से क्रॉस नहीं करेंगी। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एस वेव्स यहाँ पे इस पूरे पार्ट में ऑब्जर्व की जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है, पर इसके बाद नहीं की जा रही है, इसका मतलब क्या है? कि बीच में कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर लिक्विड होगा, राइट। इसी तरह से जो पी वेव्स हैं, वो क्रॉस तो कर जाती हैं, पर वो क्या हो जाती है? अंदर जाके मुड़ जाती है, वो कुछ एरिया में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं वो भी। इसका मतलब जो पी वेव्स है, अगर वो भी मुड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो अर्थ के अंदर मैटर है उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब अर्थ जैसी बाहर है ऐसी अंदर नहीं हो सकती, उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज होगी, अंदर से कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में है, अंदर मेटल है। तो इतना कुछ हमें इन चीजों से आइडिया लग जाता है। उस आइडिया के बेसिस पे हमने, जो बुक्स में आप पढ़ते हैं कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, वो हमने बनाया हुआ है। दैट्स इट, राइट। तो ये क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि अगर हम क्रस्ट को देखें, क्रस्ट कितना पार्ट है? अब इसको कंपेयर कर लीजिए एक बॉइल्ड एग से, जो उबला हुआ अंडा है ना, अगर उसको अर्थ से कंपेयर करें, तो अर्थ की क्रस्ट कितनी मोटी है? जो उसका छिलका होता है ना, जो शेल है बाहर का, वो सबसे पतला होता है। बस क्रस्ट की थिकनेस इतनी है अर्थ के कंपैरिजन में। तो अगर मैं पूरी अर्थ की बात करूं, उसके कंपैरिजन में अर्थ सिर्फ आधा परसेंट है, आपका जो क्रस्ट है सिर्फ आधा परसेंट, और कुछ नहीं है। जो मेंटल है वो 16% है। जो कोर है, पूरी अर्थ में सबसे बड़ा कोर ही है, 83% कोर ही कवर कर जाता है। यानी कि कोर बड़ा है। और जो एग है बॉइल्ड, उसको देख ले, जो यॉक है अंदर, वो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद जो वाइट वाला पार्ट है, वो रिलेटिवली उसके कंपैरिजन में बहुत पतला होता है। और जो बाहर का छिलका है, द शेल, जिसको आप क्रस्ट बोल सकते हैं अर्थ की, वो क्या है? वो उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल पतला सा छिलका है। और यही हमारी अर्थ में है। क्यों?
अर्थ का जो सेंटर तक, यहाँ से लेके सेंटर तक कितना है 6400 किलोमीटर, और क्रस्ट कितनी है सिर्फ 100 किलोमीटर, यानी कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, 6400 गुना बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं इसकी, राइट। यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है, जो अर्थ की क्रस्ट है इसमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, एलिमेंट हैं बेसिकली अलग अलग, जो आपने कभी सुना होगा साइंस में, पीरियोडिक टेबल में लिखा होता था ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसा होता था। अब यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन, एक ये कि जब आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जमीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने तरह के एलिमेंट मिल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अर्थ की क्रस्ट पे जो एलिमेंट है उस पे सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, सबसे ज्यादा आपको अर्थ की क्रस्ट पे ऑक्सीजन मिलेगी, 46% ऑक्सीजन होती है। उसके बाद सिलिकॉन है 27.7%, उसके बाद एल्यूमिनियम मिलेगा आपको 8.1%, उसके बाद आयरन मिलेगा 5%, और कैल्शियम मिलेगा 3.6%, बाकी सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम आप शुरू के 3-4 याद रख लीजिए, बहुत है ना। अब इसको थोड़ा सा समझिए, ये सिर्फ हम क्या बात करें, सिर्फ जमीन के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर जब आप खड़े हैं। अगर अब इसको देखिए, अब ये क्या है, जब आप पूरी अर्थ को ले लेंगे, अब इसमें कोर भी इंक्लूड कर लिया हमने, मेंटल भी इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा होगा, आयरन है। क्यों है आयरन, क्योंकि अभी हमने बात की जो कोर है 83% है पूरी दुनिया का, पूरी अर्थ का, और कोर के अंदर क्या है, निकल एंड फेरस, फेरस यानी कि मेटल है। तो सबसे ज्यादा पूरी अर्थ में, अब यहाँ पे पूरी अर्थ ले रहा हूं मैं अंदर तक, जो पहली वाली स्लाइड है यहाँ पे सिर्फ हम क्रस्ट ले रहे हैं, बस ये दोनों में फर्क समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि यार क्रस्ट और इसमें फर्क क्या हुआ, है तो दोनों अर्थ ही। नो, दिस इज जस्ट द अपर पार्ट, द छिलका ऑफ द बॉइल्ड एग, शेल ऑफ द बॉइल्ड एग। यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी अर्थ के अंदर तक जाके, क्रस्ट मेंटल कोर मिला के। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आयरन है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, फिर तीसरे पे सिलिका है। वहां पे क्या था, आयरन था, ऑक्सीजन था, वहां पे सॉरी, ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिनियम, यहाँ पे IOS है ना। तो ऐसे थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज इसमें और कुछ नहीं है कि समझने वाला क्या है, ये याद करने के लिए ये आपके फैक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इशू आता है कि जब आपने अर्थ को बाहर से अंदर से समझ लिया, अब उसके ऊपर आप स्टडी करेंगे अर्थ को। अच्छा, अब अर्थ का सरफेस देखते हैं, आपको दिखता क्या है, आपको सिर्फ एक चीज नजर आती है, रॉक्स, वैरायटी की रॉक्स नजर आती हैं आपको, क्वार्ट्स भी नजर आता है आपको, बेसाल्ट भी नजर आता है, ब्रेशिया नजर आता है, कॉन्ग्लोमेरेट नजर आता है, ग्रेनाइट का पत्थर नजर आता है ना, ये सारी जो है, मार्बल नजर आता है, इतनी तरह के स्टोन नजर आते हैं। एक्चुअली है क्या ये अलग अलग मिनरल्स से मिलके पत्थर बने हुए हैं, जिनको आप रॉक्स कहते हैं। सो एग्रीगेट है, मिक्सचर है किस चीज का, ये मिनरल्स का, राइट। और जो इनको स्टडी करते हैं जो लोग, अब इस स्टडी को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। तो क्वेश्चन आया था एक बार ये, व्हाट इज पेट्रोलॉजी, जब आप रॉक्स को स्टडी करें उसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं, राइट। अब जो रॉक्स हैं अर्थ पे, वो कितनी तरह की होती हैं, पूरी अर्थ की रॉक्स अगर मिला लेंगे, नाम तो उनके बहुत सारे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर उसको आप डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो मेन 3 तरह की होती हैं, सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं है। अगर सवाल आए कि अर्थ की ओल्डेस्ट रॉक्स कौन सी हैं, क्योंकि जितनी भी रॉक्स है ना, ये इनका लिंक है आपस में है। जो इग्नियस रॉक्स हैं, असली रॉक्स अर्थ की ये हैं, जो सबसे पहले अर्थ पे रॉक्स बनी थी वो थी इग्नियस रॉक्स, इसीलिए इनको हम बेसिक रॉक भी बोलते हैं। वाई दिस इज बेसिक और द इग्नियस रॉक्स, बिकॉज व्हाट इज इग्नियस, इग्नियस नाम से पता लग रहा है, इग्नि मीन्स फायर, आग, जो आग से बनी है। आग कहाँ से आई, जब आप कहते हैं कि जो मैग्मा या लावा है, जब वो ठंडा हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो एक रॉक का शेप ले लेगा, वो रॉक बन जाएगा। तो जो मैग्मा से, लावा के कूल डाउन हो से, सॉलिडिफाइड होने से बनी, वो हो गई इग्नियस रॉक्स। और पूरी अर्थ ऐसे ही बनी है, इसलिए जो अर्थ की बेसिक रॉक्स कौन सी हैं, इग्नियस रॉक्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ की बेसिक रॉक्स कौन सी, इग्नियस रॉक्स हैं। जो दूसरी है वो है सेडिमेंट्री, और तीसरी है मेटामॉर्फिक। इग्नियस से ही सेडिमेंट्री बनती है, और इग्नियस से ही मेटामॉर्फिक बनती है, और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, यानी कि बाकी जो रॉक्स हैं वो इसी से बनी है। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले आ जाइए इग्नियस रॉक्स पे। अब इग्नियस रॉक्स कौन सी हैं, जो लावा से या मैग्मा के
कूल होने से, कूल डाउन होने से, सॉलिडिफाई होने से बनती हैं। अच्छा, लावा और मैग्मा में क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है, अगर जो वोल्केनो है उसका जो मटेरियल है वो लिक्विड पार्ट अगर वो जमीन के अंदर ही है तब तक वो मैग्मा कहलाता है। जब वो जमीन के सरफेस के बाहर आ जाएगा, जमीन पे ऊपर आ जाएगा, तब उसको लावा बोलते हैं। इतना सा फर्क होता है। अब कहीं भी ठंडा हो जाए, जमीन के अंदर ठंडा हो गया तो हम कहेंगे मैग्मा ठंडा हो गया, तो वो भी इग्नियस रॉक्स हैं। बाहर आके ठंडा तो हम कहेंगे लावा ठंडा हुआ, तो वो भी इग्नियस रॉक्स ही बनेंगी, जिनको आप इग्नियस कह लीजिए, बेसिक कह लीजिए, प्राइमरी कह लीजिए, कि पहली रॉक्स यही हैं, जो प्राइमरी है या प्रमुख रॉक्स है वो यही हैं। दूसरी खास बात क्या होती है? अनफॉजिली फेरस होती हैं ये। इसका मतलब क्या है? इनके अंदर किसी चीज का फॉजिल नहीं मिलेगा, कोई एनिमल, कोई प्लांट, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये लावा से बनी है, तो लावा में कोई चीज जिंदा रह ही नहीं सकती। अगर कोई इसमें लकड़ पत्थर आ गया, लकड़ी तो बचेगी नहीं। अगर कोई एनिमल आ गया तो वो भी नहीं बचेगा जिंदा, तो कुछ हो ही नहीं सकता इसमें, राइट? तो ऐसा कुछ कहेंगे। और एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ग्रेनाइट वो जो घर में पत्थर लगाते हैं, वो देखा होगा आपने, तो वो क्या है? एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और बसाल्ट क्या होता है? बसाल्ट जो समंदर है ना, ओशन है, उसका जो सरफेस होता है, उसका जो बेड है, उसको बोलते हैं, वो बसाल्ट रॉक होती है बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इग्नियस रॉक्स की एग्जांपल दीजिए। ग्रेनाइट ये इग्नियस रॉक की एग्जांपल है। दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक। अब ये अगर इसको ज्यादा कुछ ना करे, सिर्फ आप नाम देख लीजिए, सेडिमेंट। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स, छोटे छोटे। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये क्या है? ये पहाड़ है, अब ये टूट गए, वेदरिंग हो गई, टूट फूट हो गई, क्या बन गए? ये सेडिमेंट्स बन गए। अब ये जुड़ जाएंगे, जैसे ये आपको यहाँ नजर आ रहा है कुछ, इस पिक्चर में देखिए लेयर्स हैं, कि जैसे मिट्टी इकट्ठी हुई और वो जम गई, उसके बाद दूसरी एक लेयर, तीन लेयर, ये कर करके अब ये क्या हो गया? ये मिट्टी थी कभी, सैंड था कभी, अब जुड़ के क्या बन गया? अब ये रॉक बन गई, सॉलिडिफाई हो गया। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स के जुड़ने से जो रॉक्स बने, उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे इसको वर्ड बोलते हैं कि क्या हुआ? वो सीमेंटिंग यानी कि लिथिफिकेशन हो गया, जुड़ गया वो सारा, कंसोलिडेट हो गया। तो ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती हैं? सेडिमेंट्स के लिथिफिकेशन से या सीमेंटेशन से, जुड़ने से बनती हैं, राइट? एग्जाम्पल क्या है? सैंड जुड़ गया तो पत्थर बन गया, सैंड का तो बन गया सैंड स्टोन, शेल। तो ये एग्जाम्पल है किसकी? सेडिमेंट्री रॉक की। ठीक है। अब जो ये जो स्टेटमेंट, ये क्या कहते हैं? जो अगर आप क्रस्ट के ऊपर देखेंगे, क्रस्ट पे इतनी जो जितनी भी रॉक थी इग्नियस, वो टूट फूट गई और फिर जुड़ के एक नई रॉक बन गई, सेडिमेंट्री। इसलिए अगर सिर्फ क्रस्ट के ऊपर बात करेंगे, तो क्रस्ट पे जितनी भी रॉक है उनमें सबसे ज्यादा आपको कौन सी नजर आएंगी? सिर्फ सेडिमेंट्री नजर आने वाली हैं, क्योंकि उस पे धूप की वजह से, बारिश की वजह से रॉक्स टूटती रहती है कंटिन्यूस। पर अगर पूरी अर्थ की बात करें कोर तक, तो सिर्फ 5% ही है ऐसी रॉक, और नहीं है। अब एक चीज देखिए, ये लेयर में बनी हुई है। अब लेयर एक दिन में तो ये कभी डिपॉजिट हुई नहीं होगी, हो सकता है पहले एक लेयर बनी हो, फिर दूसरी बनी हो, उसके 50-100 साल बाद तीसरी बनी हो। तो उस बीच क्या हो जाता है? उस बीच में वहां पे पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, जंगल उग जाते हैं। फिर दूसरी जो लेयर बनी होगी, हो सकता है पेड़ पौधे पहले वाले दब गए हों। और अगर मैं बात करूं ओशन की, तो वहां पे क्या हो सकता है? जो एनिमल है, जैसे फिश है ना, डॉल्फिन है, शार्क है, वेल है, वो दब दब जाती हैं। तो इसका मतलब, जैसे इग्नियस में कोई फॉसिल नहीं मिलता किसी भी चीज का, यहाँ पे मिलता है। तो इसके अंदर दो चीज होंगी। पहला, एक तो ये लेयर में होंगी, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, स्ट्रेटिफाइड, कि ये लेयर्स में होंगी, मैनी लेयर्स होंगी या स्ट्रेटा होगा। दूसरा, फॉसिल्स होंगे इनके अंदर, प्लांट के, एनिमल के। जब प्लांट और एनिमल के फॉसिल हैं, तो क्या बन जाता है उनका? प्लांट का तो बन जाता है कोल, एनिमल जो इनका क्या बन जाता है? ऑयल। जो तेल निकलता है ना, पेट्रोल डीजल, वो इन्हीं में निकलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर कि जो आपका कोल है, जो आपका मिनरल ऑयल है, वो कौन सी रॉक से निकलता है? इग्नियस से,
सेडिमेंट्री से या मेटामॉर्फिक से? तो ऑब्वियस है इग्नियस में तो कोई चीज बच ही नहीं सकती, लावा है वो सब जला के राख कर देता है। तो ये कहाँ से मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक से। अब एक क्वेश्चन यहीं से मैं बना देता हूँ। फिर इग्नियस रॉक्स में क्या मिलता होगा? अब उसमें मैं बता देता हूँ इग्नियस रॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इग्नियस रॉक्स लावा से बनी है, और लावा कहाँ से आ रहा है? जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर बहुत सारी रॉक्स हैं जिसमें मेटल भी हैं। तो जो मेटल हैं इग्नियस रॉक की वजह से वो बाहर आ जाती है लावे की वजह से। तो जितना आपको मेटल ढूंढना है, यानी कि जितनी माइनिंग होगी, वो कहाँ पे मिलेगी आपको? जहां पे इग्नियस रॉक्स होती होंगी। इसका मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मेटल नहीं मिलेगी, कोई माइंस नहीं मिलेंगी, और जो सॉरी, जो इग्नियस रॉक्स हैं वहां पे आपको कोल नहीं मिलेगा। तो कोल मिलेगा, ऑयल मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक में, और मेटल मिलेंगी आपको इग्नियस रॉक्स में। ठीक है। तीसरी बात, पोरस। पोरस मीन्स जो इसके छेद हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो थोड़े लूज होते हैं, जिसकी वजह से उसके से अंदर पानी जो है वो परकुलेट कर जाता है, पानी पास कर सकता है इनके अंदर से। इसीलिए जो वाटर टेबल है कहाँ मिलेगा? इसी रॉक्स के अंदर होता है वो। तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये कैसे बनती हैं? ये एक्चुअली कोई नई रॉक नहीं होती, मेटामॉर्फिज्म से बनती हैं। ये मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? जब किसी भी रॉक की, किसी भी का मतलब चाहे वो इग्नियस रॉक्स है या सेडिमेंट्री है, दोनों तरह की रॉक हैं, जब ये अपना रूप बदल लें, रूप का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जो गुण है, फिजिकल गुण है, उसके केमिकल हैं जो प्रॉपर्टीज, वो बदल जाए। जैसे उसका कलर बदल सकता है, या वो हार्ड हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए चूना है, लाइमस्टोन है, राइट? सभी को पता लाइमस्टोन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, हथौड़ा मारिए टूट के बिखर जाएगा, पाउडर बन जाएगा उसका। अगर ये दब जाए, जमीन के नीचे दब जाए, और हजारों सालों तक दबा रहे, क्या बन जाता है इसका? इसका बन जाता है मार्बल। और मार्बल क्या है? मार्बल तो एक हार्ड पत्थर होता है। तो किससे बना? लाइमस्टोन की प्रॉपर्टीज चेंज होने से बना। तो जो प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं, इसी को बोला जाता है कि क्या हुआ है? मेटामॉर्फिज्म हो गया। तो जो मार्बल है ये क्या है? एक एग्जाम्पल है, वो रॉक जो मेटामॉर्फिज्म से बनी, इसलिए ऐसी रॉक को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सो यहाँ पे वही लिखा है कि मेटामॉर्फिज्म क्या है? प्रोसेस जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब जो उसके कण हैं जो सेडिमेंट से, वो दोबारा से चेंज हो जाते हैं, और जो मिनरल हैं वो चेंज हो सकते हैं। और वो किस वजह से होंगे? या तो प्रेशर हो उसके अंदर बहुत ज्यादा, या टेम्परेचर, यानी कि या तो नीचे कोई लावा है, उसकी हीट आ रही है, उस वजह से उसका कलर बदल गया, कुछ और हो गया, या वो दबा हुआ है किसी माउंटेन के नीचे और प्रेशर पड़ गया। जैसे स्लेट है, जो चिकनी मिट्टी होती है ना, बारीक मिट्टी, क्ले, जब वो दब जाती तो वो कंप्रेस होके, मेटामॉर्फिक होके स्लेट बन जाती है ना? मार्बल की हमने अभी एग्जांपल ली। तो इसका मतलब इग्नियस रॉक्स तो हमने देखा कि लावा से बनेंगी, और सेडिमेंट्री रॉक किसी भी रॉक के टूटने से और दोबारा जुड़ने से बनेंगी। और मेटामॉर्फिक रॉक किसी भी रॉक के, अगर जो गुण हैं या उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाए, तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी, राइट? डाउट किसी को प्लीज बता दीजिए, ऐसा ना हो मैं पढ़ा दूं और फिर कंफ्यूजन हो जाए। ऑल राइट। चलिए यहाँ पे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल दिए हुए मैंने, कि ग्रेनाइट है, अगर वो प्रेशर में आ जाए तो क्या बन जाता है उसका? नीस। क्ले है, शेल है, वो बन जाता है शिस्ट। ये सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, अभी तो देख लीजिएगा। अब जैसे हमने देखा कि सैंड है, वो जम के क्या बन जाता है? एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है जिसको बोलते हैं सैंडस्टोन। अगर सैंडस्टोन दब जाए और उसमें हीट, सिर्फ हीट ज्यादा पड़े, तो उसका बन जाता है क्वार्ट्स। जो क्वार्ट्स के क्रिस्टल है वो सैंडस्टोन के बनते हैं जी। क्ले है या शेल है, उसकी बन जाती है स्लेट। जो कोयला है उसकी बन जाती है बेटर क्वालिटी का कोयला, एंथ्रेसाइट बोलते हैं। अगर वो और दबा रहे तो उसका बन जाता है ग्रेफाइट, जो पेंसिल में हम यूज करते हैं, लेड जिसका है। लाइमस्टोन, इसका क्या बन जाता है? मार्बल बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए मैंने ये डाल दिया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, राइट? उसके बाद जो जमीन पे अब आप देखते हैं, आपने रॉक्स देख लिए, अंदर का देख लिया, थोड़ा सा जमीन के ऊपर की रॉक्स देख ली। अब जमीन के ऊपर कितने तरह के फीचर नजर आते हैं आपको? क्या क्या नजर आता है?
आपको बहुत कुछ नजर आता है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। मेन जो है 3 तरह की चीजें नजर आती हैं आपको जमीन पे। या तो आपको पहाड़ नजर आने वाले हैं, माउंटेन, हिल हो गए या बड़े माउंटेन हो गए, या फिर प्लेटू नजर आएगा या प्लेन। इसके अलावा कोई और फीचर नहीं होता। जैसे आप कहोगे आइलैंड है, आइलैंड क्या होगा? या तो आइलैंड प्लेन होगा, या आइलैंड कोई प्लेटू होगा, या आइलैंड पे कोई माउंटेन होगा, तो वो भी उसी में कवर हो गया। अब अगर हम बात करें रिवर, तो रिवर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ वाटर बॉडी, तो वो लैंड का पार्ट नहीं है, लैंड फॉर्म में नहीं आता है। तो लैंड फॉर्म में तीनों चीजें मिलती हैं, सिर्फ माउंटेन, प्लेटू और प्लेन। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, अब ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर या तो माउंटेन नजर आने वाले हैं आपको, या कोई ऐसे प्लेटू, या ये प्लेन एरिया। अब इसमें एक चीज देख लीजिए, प्लेटू और हिल में क्या फर्क होता है? इतना है कि जो हिल है या माउंटेन है, वो तो ऊपर से कैसे होते हैं, टॉप जो है उनका वो कैसा है, शार्प है। हिल और माउंटेन में क्या फर्क है? हिल छोटे होते हैं, हाइट अगर ज्यादा है तो उसको माउंटेन बोलते हैं। हिल का जनरली हम 900 टू 1200 मीटर तक, जो मीटर, इतने हम हिल लेते हैं। जैसे शिवालिक हम माउंटेन नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं शिवालिक हिल्स। ठीक है, जो हिमाचल के हैं वो माउंटेन हैं, कश्मीर के हैं वो माउंटेन है, वो हिल नहीं है, तो ये फर्क है। फिर प्लेटू क्या हुआ? ऐसा है जब जमीन का एक पार्ट उठ जाए और पर ऊपर से वो प्लेन रहे। अब यहाँ पे क्या, इसकी चोंच तो नहीं है ना ऊपर, कोन तो नहीं बनी हुई ना, तो अगर ऊपर टेबल लैंड यानी कि प्लेन है ऊपर से, पर ये सारा क्या अपलिफ्टेड है पूरा, तो ये प्लेटू कहलाएगा। और जो एरिया लिफ्ट नहीं हुआ है प्लेन, वो क्या है, वो प्लेन है। तो ये 3 चीजें नजर आती हैं पूरी अर्थ के ऊपर। चौथा अगर आपको कोई पता है तो प्लीज आप बता सकते हैं, ऐड ऑन कर दूंगा मैं इसमें। जी, कोई और चौथा तो नहीं होता? चलिए, अब ये है कि जितना भी आप चीजें देखते हैं, ये बनती कैसे हैं। जैसे आपने माउंटेन देखा, बना कैसे? आपने बीच देखते हैं समंदर के किनारे, आप डेजर्ट में अलग अलग तरह के फीचर देखते हैं, आप ग्लेशियर से अलग अलग तरह के फीचर बने हुए देखते हैं, बनते कैसे हैं? यानी कि वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी फोर्स है जो अर्थ को बदलती है, अर्थ के जो शेप है ऊपर, वो बदलती रहती है अक्सर, है ना? चाहे उसमें 1000 साल लगे, 1 लाख साल लगे, पर वो ग्रेजुअली चेंज होती रहती है। जैसे अब ये हिमालय हैं, आज हैं, पहले नहीं थे। तो कोई ताकत है जो उसको बदलती है, तो वो कौन सी है? उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो ताकत जो अंदर है जमीन के, उसको बोलते हैं एंडोजेनेटिक ताकत, एंडोजेनेटिक फोर्स। एक वो जो जमीन के ऊपर लगती है, उनको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल फोर्स। एंडोजेनेटिक बोल लीजिए या इंटरनल बोल लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। एक्सोजेनेटिक वो है जो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल, जैसे वाटर है, वाटर फोर्स है, यस। वाटर जो है पहाड़ों को काट देता है, शक्लें बदल जाती हैं पहाड़ों की, तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। विंड है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, वो भी काट देती है पहाड़ों को, मिट्टी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, शक्लें बदल देती है वो डेजर्ट की। तो विंड और वाटर, ये एक्सटर्नल फोर्स हैं जो चेंज करते हैं अर्थ को। और अंदर क्या है? अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अर्थ आया, वो अंदर से आया, अंदर की हीट निकली, अंदर की एनर्जी निकली, वो शक्लें बदल देता है अर्थ के ऊपर। वोल्केनो वो भी यही करता है ना? तो और दूसरा, जो एस्थेनोस्फीयर की हमने बात की थी, इसके ऊपर जो लिथोस्फीयर है, तो लिथोस्फीयर जब चलती है, जिनको हम बोलते हैं ज्योग्राफी में प्लेट, कि ये जो लिथोस्फीयर है या कॉन्टिनेंट है, इनको प्लेट बोला जाता है कि कॉन्टिनेंट चलते हैं, ये प्लेट चलती हैं और आपस में टकराती हैं, जिससे अर्थ को एक आता है। जब ये टकराती हैं तो क्या होता है? प्रेशर की वजह से ये माउंटेन बनाती हैं। तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे ये आपको मैप दिख रहा है वर्ल्ड का, इसमें आपको देखिए कहाँ पे इंडिया, तो ये रहा, ये रशिया वाला पार्ट है, चाइना वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, ये अमेरिका का नॉर्थ पार्ट है, ये कनाडा वाला पार्ट है, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका दिख रहा है। पर ये जो वेल्डिंग सी दिख रही है ना, कटा हुआ, ये सारा ये क्या है? अब ये एक प्लेट है जिसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट, ये यूरेशिया की प्लेट है ना? ये एक प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेट है, ये अमेरिका की एक पूरी प्लेट है, साउथ अमेरिका की प्लेट अलग है, अफ्रीका की प्लेट अलग है ना? अंटार्कटिका की प्लेट अलग है। तो ये प्लेट है। अर्थ को इन प्लेट में डिवाइड कर दिया जोग्राफर्स ने। अब वो कहते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं, जिनको आप कौन सी प्लेट बोलते हैं?
लिथोस्फियरिक प्लेट। अब आपको पता होगा कि हम लिथोस्फियर किसको बोल रहे थे, और ये चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि इनके नीचे क्या है, स्थिनोस्फियर जो कि सॉफ्ट है। अब ये उस पर क्या करती रहती हैं, स्लिप करती रहती हैं, है ना। सॉफ्ट है तो इस वजह से जब ये चलेंगे तो आपस में टकराएंगे। तो बस जब टकराएंगे तो क्या होगा, ये चीज होती है लिथोस्फियर। जब लिथोस्फियर कह लीजिए, प्लेट कह लीजिए, एक ही बात है। जब वो मूव करती हैं उसको ज्योग्राफी में बोलते हैं टेक्टोनिक। तो जब प्लेट मूव करती हैं तो बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है जी। अब ये तीन तरह से होगा। एक होगा कि दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी, क्योंकि कोई डायरेक्शन थोड़ी है। ये जो प्लेट्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में चल रही हैं। कोई इधर को चल रही है, ये इधर को चल रही है ना, ये इधर को चल रही है। इंडिया वाली प्लेट ऊपर को चल रही है, ये इधर को चल रही है। तो सबकी डायरेक्शन है अलग अलग। उस वजह से क्या होगा, दो प्लेट हो सकता है आपस में टकराएं, कन्वर्ज हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है, कन्वर्ज हो रही हैं। या फिर वो होंगे एक दूसरे से दूर जाएं, यानी कि डाइवर्ज हो, या वो कुछ भी ना करें, एक दूसरे के साइड से वैसे ही निकल जाए, एक इधर को चली गई और एक उधर को चली गई। तो तीन केसेस हो सकते हैं। अब मान लीजिए वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो क्या होगा, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से, तो ये जी भी टकराई है तो क्या हो गया, एक प्लेट नीचे चलेगी और ये वाली प्लेट एक्चुअली ये बेंड हो जाती है, और यहाँ पे क्या बनते हैं, मुड़ के फोल्ड होके माउंटेन बनते हैं। दूसरा हो सकता है एक दूसरे से दूर जा रही हैं ये। जब दूर जा रही हैं तो यहाँ से जो एस्थीनोस्फीयर उसमें से लावा जो बाहर आएगा और यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या बनाएगा कि लंबी चेन बनाएगा छोटे से माउंटेन की। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो इनकी जो शक्लें वो कैसी दिखती हैं अर्थ पे, कुछ ऐसा है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं तो कुछ ऐसा होगा कि ये क्या हो गया, मुड़ गया, ये प्लेट मुड़ जाती है, बेंड हो गया कंप्रेशन की वजह से, या फिर क्या हो जाता है, टेंशन की वजह से क्रैक हो जाती हैं। तो जब कंप्रेस हुआ फोल्ड, तो ये फोल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये प्लेट फोल्ड हो चुकी है। तो जब अंदर से फोल्ड हो रही है तो ऊपर क्या दिखता है आपको, ऊपर माउंटेन्स दिखते हैं। तो ऐसे फोल्ड होने की वजह से जो माउंटेन बनते हैं उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि जो हिमालय है वो कौन सा माउंटेन है, हिमालय फोल्ड माउंटेन है। हिमालय फोल्ड माउंटेन की, यानी कि जो हिमालय बना कैसे, उन प्लेट के फोल्ड होने से बना। कौन सी, जो हमने बोला इंडिया की प्लेट जा रही है और वो टकरा रही है यूरेशिया की प्लेट से। इसमें दोबारा देख लीजिए आप, यहाँ पे जो इंडिया की प्लेट है ये ऊपर की तरफ जा रही है और इधर यूरेशिया की प्लेट है, दोनों टकरा रही हैं। अब यहाँ पे आके यहाँ देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में फोल्ड होने से बहुत सारे माउंटेन बने हुए हैं, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे पूरी एक चेन है लंबी सी, इनको बोलते हैं रॉकी। साउथ अमेरिका में भी सिमिलरली एक चेन है। ये किस वजह से बनी, क्योंकि ये प्लेट मूव करी इधर को और ये प्लेट मूव करे इधर को, तो उनके वजह से क्या हो गया, फोल्ड हो गई, बेंड हो गई। तो रॉकी और एंडी बन गया। अब ये हमने बात की थी हिमालय, यहाँ पे ये प्लेट ऊपर चल रही है, ये प्लेट नीचे, तो इसके बेंड होने से क्या बन गए, फोल्ड माउंटेन, है ना। तो ऐसे ही ये इधर है, यहाँ पे इनको सदर्न एल्प्स बोलते हैं। जो ये वाला अफ्रीका में दिस इज एटलस है, ये वाले एल्प्स माउंटेन है, ये वाले यूराल माउंटेन है। तो ऐसे माउंटेन चेन्स हैं बहुत सारी, और पूरी दुनिया में है ये। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमालय ही फोल्ड माउंटेन है, बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब जो माउंटेन बनते हैं, मेजर रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन आप देखते हैं अर्थ पे, वो है फोल्ड होना। और वो क्या हो रहा है कि जब दो प्लेट टकराती हैं आपस में तो वो फोल्ड होती चली जाती हैं, और फोल्ड होने से क्या हो गया, फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। उसके अलावा वोल्केनो भी बनाते हैं, बिल्कुल है कि अगर लावा निकलेगा तो वो जम के, वो मैं आगे बात कर लूंगा, राइट। उसके अलावा एक चीज और होती है यहाँ पे, जब दो प्लेट आपस में मिलती हैं तो वहां पे क्या होता है, अगर वो प्लेट एक ही समंदर की, ओशन की प्लेट, और ये कॉन्टिनेंट के जहाँ पे लोग हम रहते हैं, तो उसके किनारे पे जो प्लेट नीचे चली जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो वहां पे वल्केनो जरूर होगा ही होगा। तो जहाँ पहाड़ होते हैं, माउंटेन होते हैं, और वहां पे ओशन भी है, यानी कि अगर ओशन के पास में कहीं माउंटेन है, तो एक चीज याद रखिएगा, वहां पे वल्केनो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। वहां पे वल्केनो 99% होगा ही होगा। अब ये मैंने इसलिए डाला हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो रिंग ऑफ फायर है वो क्या होता है। रिंग ऑफ फायर है क्या, कि जो ये पैसिफिक ओशन है,
आप सभी को पता है कि पैसिफिक ओशन हम किसे कहते हैं, है ना। इधर जो अमेरिका है, इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो बीच का समंदर है, इसको हम पैसिफिक का नाम देते हैं। दिस इज पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन की खास बात क्या है कि यहाँ पे अभी हमने देखा क्या है, फोल्ड माउंटेन, और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, फोल्ड की वजह से बन रहे हैं, कुछ ऐसे कह लीजिए। साथ साथ में इस पूरी चेन में ये जो शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वल्केनोज हैं। वल्केनो तो वो फटते रहते होंगे, इरप्ट होते रहते होंगे, तो हमेशा क्या है, फायर रहती है यहाँ पे। तो एक रिंग है ये पूरा, किस चीज का, फायर का। तो अगर क्वेश्चन आता है रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन का जो किनारा है सरकम पैसिफिक, वो रिंग ऑफ फायर है। और रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है कि यहाँ पे वल्केनोज होंगे बहुत सारे, और जहाँ वल्केनो होंगे वहां पे अर्थक्वेक आना लाजमी है। अब ये क्वेश्चन मैं किससे जोड़ दूंगा कि जो जापान है, कहते हैं वहां पे अर्थक्वेक अक्सर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जापान कहाँ पे, ये रहा जापान यहाँ पे, और जापान इसी शेडेड पोर्शन के अंदर ही है। यानी कि यहाँ पे एक तो प्लेट मर्ज हो रही है, वो टकराती रहती है, दूसरा वल्केनो है, जहाँ पे रोज वल्केनो फटेंगे तो वल्केनो से अर्थक्वेक आते रहेंगे। राइट, तो आपको पता होना चाहिए रिंग ऑफ फायर है क्या चीज, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरे जो है इंटरनल फोर्स, वो है वो जो नुकसान बहुत करती है, कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट, जैसे अर्थक्वेक है और वल्केनिक इरप्शंस हैं। ये भी दोनों जो जमीन के ऊपर की शक्लें बदल के रख देती हैं, अर्थक्वेक भी और वल्केनोज भी। अर्थक्वेक के बारे में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पता होना चाहिए। अब अर्थक्वेक है क्या, आपको पता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो होता क्या, बेसिकली ट्रेमर्स हैं ये, भूकंप के झटके जिनको बोलते हैं, ट्रेमर्स हैं जो हम फील करते हैं, है ना। अब इसमें पता करना चाहिए व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज एपिसेंटर। जहां पे ट्रेमर शुरू होता है कहाँ पे होगा, जहां पे दो प्लेट टकराएंगी, जैसे इस डायग्राम में देख लीजिए, दिस इज फोकस, यहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ, तो ये क्या है, इसका फोकस हो गया, ठीक है। और जो उसके फोकस कहाँ पे, जमीन के अंदर होगा, उसके ऊपर जो जमीन के ऊपर जो सरफेस पे जो पार्ट है, यानी कि सबसे नजदीक जो एरिया है जो फोकस के डायरेक्ट ऊपर, उसको बोलते हैं एपीसेंटर। तो फोकस हो उसको हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं, और दूसरा हो गया एपीसेंटर। तो ये नाम याद रख लीजिए, व्हाट इज एपीसेंटर, व्हाट इज फोकस या हाइपोसेंटर। तो फोकस जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, और हाइपोसेंटर जो सबसे नियरेस्ट नजदीक पॉइंट है, जहां पे सबसे पहले अर्थक्वेक ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि उसके डायरेक्ट ऊपर वो होता है जी। राइट, और जहां जहां तक अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया जाता आता है, और जहां पे बराबर अर्थक्वेक आएगा उसको आइसोसिस्मिक लाइन वाला एरिया बोलेंगे, ये वो आइसोसिस्मिक जोन हो गया। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाइपोसेंटर आपको पता होना चाहिए और एपिसेंटर पता होना चाहिए क्या चीजें होती हैं। दूसरा ये, यहाँ पे जब अर्थक्वेक आता है तो ऑब्वियस हमने एक चीज कही कि वेव्स जो है वो ऑब्जर्व की जाती हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, तभी हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक आया है। तो कितनी तरह की वेव्स निकलते हैं यहाँ पे, तीन तरह की याद रखना पड़ेगा हमें, कि एक पी होती है, एक एस होते हैं, और एक एल वेव्स। पी सिंपल मतलब है प्राइमरी, प्राइमरी वेव्स हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी होती हैं, जैसी आवाज है, साउंड वेव्स हैं, बिल्कुल उसकी तरह होती हैं, कि जैसे साउंड है, किधर को चलता है साउंड, आप बोलिए यहाँ से चारों तरफ सुनाई देगा। अगर डेंसिटी ज्यादा है मैटर की तो ज्यादा फास्ट चलेगा, अगर कम है तो स्लो चलेगा। यानी कि ये पानी में इनकी स्पीड कम हो जाती है, और अगर सॉलिड मैटर है तो उसमें स्पीड बढ़ जाती है। एस जो है वो है सेकेंडरी, सेकेंडरी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ये कैसी हैं, जो लिक्विड से पास नहीं होती, लिक्विड को नो क्रॉसिंग। तो इसलिए अगर यहाँ पे देखें, ये जो है एस वेव्स का, ये इसके बाद 103 डिग्री के बाद ये यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हो रही हैं, ये ब्लैक पड़ गया सारा एरिया, यहाँ पे एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं की जा रही हैं। तीसरी है एल वेव्स। एल का मतलब सिंपल होता है लॉन्ग वेव्स। ये वो वेव्स हैं जिनको जमीन के ऊपर जो दिखती हैं, जिनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। और जो नुकसान होता है कि जितने घर टूटते हैं, बिल्डिंगें टूटती हैं, वो एस सॉरी
एल या सरफेस वेव्स की वजह से टूटती हैं, ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी तो अंदर ही है। अब जैसे प्राइमरी भी अंदर है और सेकेंडरी भी अंदर है, एल वेव्स कहाँ पे, ये ऊपर चलती हैं और हम कहाँ रहते हैं, जमीन के ऊपर। तो नुकसान किससे होता है, एल वेव से होता है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट। हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो कंफ्यूजन सी, है ना, बस समझ लीजिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं बाद में बता दूंगा, जब आपका दिल करे तब पूछ लीजिएगा, नो इश्यूज। उसके बाद कौन सी ताकत है, वो है वल्केनोज, वल्केनिक इरप्शंस, है ना। अब वल्केनो क्या है, आपको पता ही है कि जो जमीन है उसके अंदर एक वेंट है जहां से लावा निकल के बाहर आता है। जब लावा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वो जम जाएगा, यही है बेसिकली, है ना। अब ये वल्केनो बन जाता है। अब वल्केनो जो है, ये क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के होते हैं। ऐसा है, तरह के तो जितना मर्जी हो सकता है, पर हम कैसे बताएंगे, किस बेस पे, किस ग्राउंड पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे। पहला है कि वो कितनी बार इरप्ट होता है, कितनी बार ब्लास्ट होता है, उस बेस पे। एक वो जो ब्लास्ट होते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, जिनको रेगुलर रिकॉर्ड किया जाता है कागज पे कि ये इस साल इरप्ट हुआ है, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड अक्सर है, अभी भी है, तो वो है एक्टिव, कि बिल्कुल एक्टिव वल्केनो है जी। अभी 2 साल पहले भी हुआ था, उससे 4 साल पहले भी हुआ था, 10 साल पहले भी हुआ था। एक्सटिंक्ट वो है जो आज तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, नेवर इरप्टेड, नेवर इरप्टेड, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वल्केनो। डोरमेंट जो इनके बीच में, मतलब कभी हुए थे, वंस इरप्टेड, बट अभी जमाना हो गया, उसके बाद कभी इरप्टेड 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले कभी हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। तो जो रेगुलर हो रहा है उसको तो एक्टिव है, जो कभी नहीं वो एक्सटिंक्ट है। जो कभी हुआ था, जो एक बार भी रिकॉर्ड किया गया है हिस्ट्री में, वो है डोरमेंट वल्केनो। एक तो इस बेस पे डिवाइड कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन है तो एक्सटिंक्ट वल्केनो, तो आप बता सकते हैं कि वो एक्सटिंक्ट वल्केनो ये होते हैं। एक वो है कि जो वो ब्लास्ट होता है, इरप्ट होता है, तो किस तरह से होता है, किस तरह से, मतलब ऐसे पाइप से लावा निकलता है और वो ऐसे कौन बनाता है, या यहाँ पे अर्थ के ऊपर क्रैकिंग्स हो जाते हैं, वो क्रैक से बाहर आता है, कि यहाँ से बाहर आ गया यहाँ से, और वो सारे में फैल जाता है। दोनों में फर्क है, यहाँ से आपको पता लग जाए। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो लावा है कैसे आ रहा है, ये पाइप से बाहर आ रहा है, और वहां के क्या हो गया, बाहर आके जम चुका है सारा। तो ये इसकी शक्ल कैसी बन गई, एक कोन की तरह बन गई है। तो इसको वैसे भी कोन वल्केनो बोलते हैं या सिंडर कोन बोलते हैं। ये क्या है, सेंटर से इरप्ट हुआ है, और यहाँ पे देखिए जमीन में क्रैकिंग्स हुई, और वहां से लावा निकल के बाहर आया और ये फैल गया। क्या बनाया इसने, एक शीट बनाई है। तो जो ये बन गया, क्या बनेगा, शीट वल्केनो बनेगा। और ये इरप्शन कौन सा, ब्लास्ट कहाँ पे हुआ है, फिशर्स, क्रैकिंग्स आ गई हैं जमीन के अंदर। तो दोनों में फर्क है, 1 और 2 में, चीज एक ही हो रही है। तो ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं कि ये कौन सा है जी, ये फिशर इरप्शन वाला वल्केनो है, ये सेंट्रल इरप्शन वाला वल्केनो है। यहाँ जो वल्केनो बना वो शीट वाला बनेगा, यहाँ पे कोन की शक्ल का बनेगा, ये फर्क है। अब इसको हम जब हम बात करें, हम बात बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम बात करें कि जो अर्थ है उसका सरफेस कैसे बदल रहा है। अब मान लीजिए कोई ऐसा वल्केनो बना, कोन वल्केनो, तो बाहर से आपको कैसा दिखेगा, ये आपको एक माउंटेन के जैसा दिखेगा। अब अगर आपने सुना हो, जापान में एक माउंटेन है माउंट फूजी, वो बेसिकली यही है, वल्केनो से बना है। एक है माउंट किलीमंजारो, किनिया में है जी, वो भी वोल्केनो से ही है। एक है माउंट कोटोपेक्सी, साउथ अमेरिका में है, वो भी कुछ ऐसा ही है। और इसकी एग्जांपल ये बहुत रेयर मिलती हैं, पर कहा जाता है इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक है, ब्लैक है। और जो वो ब्लैक सॉइल किससे बनी है, वो वल्केनो से ही बनी है। वहां तो वल्केनो कोई है नहीं आज की डेट में। तो साइंटिस्ट कहते हैं वहां पे कभी ऐसे इरप्शन हुए होंगे फिशर वाले, तो लावा निकला होगा और वो पूरे एरिया में फैल गया, और उस मिट्टी का क्या हुआ, आज टूट के क्या बन गए, छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन गए, किस कलर के, ब्लैक कलर के। और उस एरिया में जो मिट्टी है वो काली है, इसलिए आप क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल है। तो वो ब्लैक सॉइल कहाँ से आई, ब्लैक सॉइल तो लावा से बनती है।
तो इसका मतलब यहाँ पे कभी लावा रहा होगा, यहाँ पे कभी वोल्केनो रहा होगा। कैसा? फिशर इरप्शन वाला। अगर ऐसा होता सेंटर वाला, तो आपको वहां पे ऐसे कौन माउंटेन या कौन वोल्केनो के निशान आज मिलते, पर नहीं मिलते हैं। तो उस तरह से जो शेप है अर्थ की वो बदल रही है। तो अर्थक्वेक भी बदलता है, फोल्डिंग से भी बदलते हैं प्लेट टेक्टोनिक से, और वोल्केनो से भी अर्थ की शेप बदलती है। ये क्या है? ये है अर्थ के बाहर की फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, जिनको बोल रहे हैं हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब मुद्दा आता है दूसरी फोर्सेस का। ये फैक्ट ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि अगर बात करें इंडिया में वोल्केनो है कहीं? अच्छा, आप लोगों ने सुना कभी इंडिया में कोई वोल्केनो है? हैव यू एवर हर्ड? मुझे लगता नहीं सुना होगा, क्योंकि जनरली कभी नहीं था। एक्चुअली ऐसा है, कुछ साल पहले तक, है ना, अब तो 5-7 साल हो गए हैं, हम कहते थे इंडिया में तो अंदर तो कोई वोल्केनो नहीं है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे एक आइलैंड है बैरन, यहाँ पे वोल्केनो कहते वो क्या था, एक्सटिंक्ट वोल्केनो था। बट एक बार उसमें धुआं नजर आया, अब उसको हमने डाल दिया कि इसमें एक्टिव में डाल दिया है। अब दो आइलैंड के नाम याद रख लीजिए, ये है एक तो नारकोंडम और दूसरा बैरन। तो इंडिया में सिर्फ दो ही आइलैंड है जहां पे वोल्केनो है। अदरवाइज इंडिया के जो मेन एरिया है, ये पूरा इंडिया जो हमारा नजर आ रहा है, इसमें कहीं पे भी वोल्केनो नहीं है। सिर्फ इस एरिया में, वो भी दो हैं, ये वाले दो आइलैंड जिनके नाम नीचे लिखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, बैरन। अब ये क्वेश्चन है एक्चुअली एग्जाम के लिए, तो जो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में वोल्केनोज कहाँ पे मिलते हैं। दो आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड एंड बैरन आइलैंड। बात खत्म हुई, राइट। अब दूसरा आता है एक्सटर्नल फोर्सेस, जो अर्थ को लगातार बदल रही हैं। अब एक्सटर्नल मैंने पहले ही बता दिया, एक तो वाटर है, एक विंड है। और वो कैसे बदल रही हैं? जितनी भी रॉक्स हैं अर्थ के ऊपर, वो सेम नहीं रहेंगी। हवा, पानी और ऊपर से धूप, सन की लाइट, उनको क्या कर रही है, लगातार तोड़ रही है। तो उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो उनकी हो क्या रही है, ब्रेकिंग हो रही है, वेदरिंग हो रही है। तो वेदरिंग होने जैसे ये इसमें देख लीजिए, पिक्चर में, ये क्या रॉक है, अब ये इसकी स्लैब्स निकल रही है, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग, है ना। अब ये वेदरिंग किस वजह से हो रही है? हीट की वजह से, गर्मी से ऐसा हो जाता है कि पत्थर टूटने लग जाते हैं। सो इस ब्रेकेज को हम बोलते हैं वेदरिंग। पर कौन सी है, गर्मी से हो रही है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। अगर कोई एरिया होता वहां पे रॉक ऐसी होती जो पानी में घुल जाए, तो पानी में घुलने से हुई, तो वो केमिकल बन गया एक तरह का, तो उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग का एक ही मतलब है कि हमने रॉक को तोड़ना है, जैसे मर्जी टूटे। कई बार आपने देखोगे जैसे पेड़ उगे हुए हैं, पीपल वगैरह उग जाते हैं पत्थरों के अंदर, वो भी तोड़ देते हैं, है ना। और हम इंसान, हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं रॉक्स को। ऐसी रॉक, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये जो वेदरिंग हो रही है। एक तो हो गई वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या है, ब्रेकेज, कि ब्रेक हो जाना किसी रॉक का। अब यहाँ पे एक चीज दूसरी लिखी है, वो है इरोजन। इरोजन क्या है? जब कोई एरिया है, मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी है, अब यहाँ पे नदी आई, अब नदी ने क्या किया, बारिश हुई, नदी ने क्या किया, ये ऊपर वाला एरिया, यहाँ की जो मिट्टी है, वो सारी मूव कर गई, उसने रिमूव कर दी। तो जब सिर्फ मिट्टी की लेयर जो है ऊपर की रिमूव होना शुरू हो जाए किसी एरिया की, उसको बोलते हैं वहां पे क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो इरोजन होके होगा क्या, यहाँ से मिट्टी चली जाएगी और कहीं जाके वो इकट्ठी हो जाएगी, और इकट्ठी होके क्या बनाएगी, कोई नई शेप बना देगी। जैसे पहाड़ों से मिट्टी नीचे आती रहती है, और नीचे आके वो डेल्टा पे आके डेल्टा बना देती है। तो ये भी क्या हो रहा है, डेल्टा एक नई चीज बना है, और यहाँ से मिट्टी खत्म होती जा रही है। तो ये चेंज हो रहा है कहाँ पे, एक्सटर्नल है, पानी कर रहा है ये। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो वाटर है और दूसरा विंड है। पर वाटर और विंड को हम कैसे नाम दे सकते हैं? वाटर आइस की शेप में भी हो सकता है, वाटर रिवर की शेप में भी हो सकता है, वाटर सी वेव्स की उसमें भी हो सकता है, या वाटर अंडरग्राउंड भी हो सकता है, तो वहां पे कुछ अलग उसका एक्शन होगा। उसके अलावा विंड है ही है, तो विंड का एक्शन, अब ये एक्शन जो है, ये देखते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जैसे अगर मैं रिवर की बात करूं, अब इस डायग्राम में देखिए, इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है जो रिवर है,
जहां से वो निकलती है, माउंटेन से निकलती है और कहाँ तक जाती है, ओशन तक जाती है, समंदर में जाके मिल जाती हैं। 99% रिवर्स जो हैं अर्थ पे वो समंदर में जाके मिल जाती हैं। बहुत ही कम रिवर होती हैं जो बीच में कहीं खो जाती हैं, राइट। अब वो बहुत सारी चीजें बदलती है कि जहां से चली, अब यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे भी कुछ अलग अलग फीचर बना रही है वो। यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे जैसे डेल्टा बना रही है। यहाँ पे ये जो शेप है इसको बोलते हैं कि अर्थ क्या करती है, सॉरी रिवर क्या करती है, मेंडरिंग करती है। तो ये एक स्टेज है, इनके नाम दिए होते हैं कि एक है माउंटेन स्टेज जब वो बिल्कुल जवान होती है, जिसको अपर स्टेज या यूथ स्टेज बोलते हैं। दूसरी जब वो मिडल एरिया में होती है, वैली में, जो प्लेन एरिया में इसको मेच्योर हो जाती है पूरी। और एक है लास्ट वाली लोअर या ओल्ड स्टेज। तीनों में फर्क कितना है, जब ये माउंटेन में है तो स्लोप पे चलती होती है, जब स्लोप पे चल रही है तो ये यंग होती है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। यंग का सिंपल मतलब है स्पीड बहुत ज्यादा है, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही मिट्टी को ये काट देगी। इसीलिए आप देखिए जो माउंटेनस एरिया वहां पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल नजर आते हैं, प्लेन एरिया में वाटरफॉल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कटिंग बहुत ज्यादा करती है, पूरे के पूरे माउंटेन को काट देती है। और फिर जो वैलीज बनाती है तो यही बनाती है, जो वैलीज की बनेगी वो वी शेप बनेगी। तो एक तो ये वैली बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, कौन बना रहा है, रिवर ही बना रही है जी सारे। ये तो सारे जो चेंजेस कर रही है ये रिवर ही कर रही होती है। यहाँ पे क्या बनाती है कि मेंडरिंग करती है, तो उससे लेक्स बनती हैं जिसको कहते हैं ऑक्स बो लेक। ऑक्स मतलब इस शेप की लेक है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये बाद में एक रूप ले लेता है लेक का, क्योंकि ये सीधी सीधी हो जाती है और ये एरिया अलग ऐसे एक लेक के शेप में रहे, तो लेक्स बन जाती है, टेम्परेरी लेक्स। और जो लास्ट है यहाँ पे क्या होता है कि रिवर अपने साथ जितनी मिट्टी लाई थी ऊपर से, अब उसको वो कैरी नहीं कर पाती, तो उसको आके सारा गिरा देती है यहाँ पे। तो गिरा के क्या बन जाता है, एक डेल्टा की शेप का डिपोजिशंस बन जाते हैं, जिनको हम डेल्टा का नाम देते हैं। डेल्टा कहाँ बनने का क्वेश्चन है, तो डेल्टा बनता है ओल्ड स्टेज में। मेंडरिंग कहाँ होती है, मेच्योर स्टेज में। वाटरफॉल कहाँ बनते हैं, यूथ स्टेज में। सबसे ज्यादा कटिंग कहाँ होती है, यूथ स्टेज में। क्यों? क्योंकि रिवर की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो इरोजन ज्यादा करती है, यानी कि वो एक्टिव ज्यादा होती है। प्लेन एरिया में स्लोप कम हो गया तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से उसके अंदर जो मिट्टी लाई थी वो उसको कैरी नहीं कर पाती, वो सारा गिरा देती है। क्या बना देती है फिर वो, डेल्टा बना देती है। तो ये क्या है, ये नई नई चीजें बन रही हैं, कहीं से हट रही हैं कहीं बन रही हैं। तो इसका मतलब जमीन पे जो लैंड फॉर्म्स है वो बदल रहे हैं, रेगुलर बदलते रहते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इसी तरह से जो कोस्ट है, समंदर के किनारे, वहां पे भी देखिए, वहां पे भी बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। जैसे आप वहां पे क्या देखते हैं, बीच देखते हैं, तो कहीं पे तो आपको बीच नजर आने वाले हैं, है ना। ये जो समंदर के किनारे पे है, कहीं पे तो बीच नजर आते हैं, कहीं पे आपको क्या नजर आता है, अजीब से उबड़ खाबड़ सी पहाड़ियां सी नजर आती हैं। तो एक जगह तो हो सकता है अगर वहां पे रॉक है, माउंटेन है, उसको काट के वहां पे कुछ प्लेटफॉर्म बना दे। और जो प्लेन एरिया वहां पे ओशन जो है वो क्या करता है, अपने साथ जो अंदर से सैंड लाया उसको यहाँ डिपॉजिट कर देता है। तो क्या बना देता है, बीच। तो किस वजह से बना, वेव्स ने बनाया, ये एक नई फॉर्मेशन बनी। फिर कई बार क्या होता है, वो रेत कहाँ इकट्ठी होती है, समंदर के अंदर इकट्ठी हो जाती है और वो जमीन से जुड़ जाती है। तो इसको बोलते हैं स्पिट। और ये स्पिट आजकल इंडिया में है, और इनको आजकल एक आइलैंड की तरह जाना जाता है। इंडिया में जहां से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो एक आइलैंड है जिसको श्री हरिकोटा कहा जाता है। वहां पे एक न्यूज़पेपर में लिखा होता है श्री हरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज, सहार लिखा होता है। ये वो जगह आंध्र प्रदेश में जहां से हम अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जी। अब वो क्या है, वो बेसिकली यही है, वो एक स्पिट है जो किसने बनाया, नेचर ने बनाया। और अगर ये जमीन के साथ ना जुड़े, अलग बन जाए, दूर बन जाए, तो ये प्रॉब्लम क्या करता है, शिप को आने से रोक देता है, और इनको हम बोलते हैं बार। तो बार है, स्पिट है, बीच है, तो ये कौन बना रहा है, ये कोस्टल वेव्स बना रही है, समंदर की लहरें बना रही हैं, यानी कि पानी बना रहा है। फिर अगर यहाँ पे एक जो बार बनी थी वो पूरा बंद कर दे रास्ता, थोड़ा बहुत खोले, और अंदर जो पानी है वो बंद हो गया, एक लेक बन गई।
तो ऐसी लेक को हम बोलते हैं लेगून। तो समंदर के किनारे पे जो लेक होगी जिसमें खारा पानी होगा, ब्रैकिश वाटर होगा, तो उसको लेगून बोला जाता है। लेगून किसने बनाई? ये भी फिर सी वेव्स ने बनाई। अब जैसे ये मेनलैंड है यहाँ पे, और अंदर एक आइलैंड है। जब यहाँ पे बार बन के दोनों को जोड़ दे, एक जमीन बन गई नई ना, बार बन गया जिसने इन दोनों को जोड़ दिया, इसको बोलते हैं टोम्बोलो। तो ये नाम है, ये फीचर। अब यानी कि अर्थ पे लगातार चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, तो पानी अलग अलग फॉर्म में कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है। तो पहले रिवर, वो भी एक वाटर है। ओशन, ये भी एक वाटर है। तो यहाँ पे भी चेंज कर रहा है और वहां पे भी चेंज कर रहा है। तीसरा, ये जो ग्लेशियर चलता है, तो जब ग्लेशियर चलता है कहीं से भी, तो वहां की रॉक्स रॉक्स तोड़ के चलता है। मैं ज्यादा तो नहीं लिया। तो यहाँ पे जो वैली बनेगी वो देख लीजिए, यहाँ पे यू शेप। तो क्वेश्चन आता है कि एक एक होती है यू शेप वैली, एक होती है वी शेप वैली। तो क्वेश्चन आता है कौन बनाता है? जो वी शेप है ये बनाती है हमेशा रिवर, और यू शेप बनाएगा ग्लेशियर, क्योंकि बर्फ है ये। बस ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैली है वो विड्थ ज्यादा है, उसकी गहराई कम है। और रिवर की जो वैली होती है वो कैसी होती है? वो कुछ ऐसी होती है, नीचे से बहुत ज्यादा कटिंग करती है रिवर, ऊपर से नहीं करती। तो इसलिए ये वी शेप है और ये यू शेप है। तो यू शेप वैली ग्लेशियर बनाता है। तो ये भी क्या हो गया, शक्ल चेंज हो गई जमीन के ऊपर की, लैंडफॉर्म चेंज हो गया। उसी तरह से हैंगिंग वैली बनती है, जब पहाड़ से ऊपर से ग्लेशियर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे जो वैली बनी है ऊपर वो है हैंगिंग वैली। यानी कि ऊपर वाले पहाड़ों में जो वैली बनी वो होगी हैंगिंग वैली। इसी तरह से पानी अंडरग्राउंड भी काम करता है। अब ये इमेज देखिए यहाँ पे, और इस फोटो को देखिए। इस फोटो में क्या दिख रहा है? ये व्हाइट है, ये एक्चुअली क्या है? ये लाइमस्टोन है सारा। तो जो लाइमस्टोन वाला एरिया होता है, जब वहां पे पानी अंदर चला जाए अंडरग्राउंड, कैसे कि ये एरिया था, अब यहाँ उसको रास्ता मिल गया, तो ये बन गया सिंक होल। सिंक होल, और सिंक होल से पानी, क्योंकि ये चूना है, लाइमस्टोन है, उसमें तो पानी क्या होगा? चूना घुल जाएगा। तो घुल के अंदर पानी घुस गया, यहाँ जाके उसने क्या किया, अंदर तक सारा जाके डिसॉल्व करके एक केव बना दी। ये जो दिख रही है शक्लें आपको, ये वही है बेसिकली। तो ये याद रख ले, ये जो वर्ड लिखा है कास्ट। क्वेश्चन आता है कई बार कि जो लाइमस्टोन वाले एरिया में पानी या अंडरग्राउंड वाटर जो टोपोग्राफी बनाता है, जो चीजें बनाता है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी, KARST, कास्ट टोपोग्राफी। और यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी होंगी, आपको वो थोड़ी समझनी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये जो पिलर लटक रहा है नीचे, इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। जो नीचे वाला पिलर है ये ऊपर को जा रहा है, इसको बोलते हैं स्टेलेक्टमाइट। बस इतना पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये एक तो ये देख रहे, कास्ट टोपोग्राफी क्या है? जो लाइमस्टोन वाले एरिया में बनती हैं। और इंडिया में कहाँ पे है ये? इंडिया में ये चीजें आपको सिर्फ मेघालय में देखने को मिलेंगी, अदरवाइज यूरोप में चीजें मिलती हैं ये। और कई बार आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि अचानक से शहर में क्या हुआ, एक बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी नीचे नीचे धंस जाती है, बैठ जाती है, सिंक कर जाती है। किस वजह से? वहां पे एक्चुअली लाइमस्टोन है जमीन के अंदर, लाइमस्टोन पे उनके शहर बसे हुए हैं, हमारे इंडिया में नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमें ना पता है ना ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद हवा का एक्शन की बात करते हैं कि विंड और वाटर क्या क्या कर दे, सॉरी, विंड क्या क्या कर देती है। विंड हमारे एरिया में तो कुछ नहीं करती, जहाँ पे डेजर्ट्स हैं वहां कर देती है। अब ये जो शक्लें नजर आ रही हैं, इनको बोला जाता है, मशरूम की तरह लग रही है एक्चुअली ये। तो ये इनको बोलते हैं मशरूम रॉक्स। तो मशरूम रॉक्स क्या है कि जो डेजर्ट हैं, डेजर्ट में जो विंड है वो रॉक्स को काट के जो माउंटेन बनाती है या रॉक्स बनाती है, वो रॉक होती है मशरूम रॉक्स। तो इसका मतलब मशरूम रॉक्स कहाँ मिलेंगी? डेजर्ट्स में मिलेंगी। और वो भी कौन से डेजर्ट्स हैं? ये हॉट डेजर्ट्स हैं, कोल्ड नहीं होंगे ये। जैसे लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, राजस्थान में क्या है? हॉट डेजर्ट है ना। या फिर जैसे हमारा राजस्थान है, वहां पे रॉक्स कम है, वहां पे ऐसे ऐसे ड्यून्स मिलेंगे आपको, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के टीले। बनते कैसे हैं? ये डिपोजिशन से बनते हैं, रेत डिपॉजिट करता है, कौन करता है? ये है सारा एक्शन विंड का। तो विंड वहां पे कटिंग भी करती है, विंड वहां पे डिपोजिशन भी करती है। अब अगर वो इस शेप में जो दिख रहा है, तो वो कैसी शेप है? ये वाली शेप है इनकी।
कुछ ऐसे कि इधर से हवा चल रही है और यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, तो यहाँ पे रेत इकट्ठी हो जाएगी, कुछ इधर को निकल जाएगी कुछ इधर को, तो ये होगी क्रेसेंट शेप, मून शेप। तो इनको बोलते हैं बरखान। और अगर ये सीधी हो और यही ऑब्स्ट्रक्शन हो, सीधी बन जाए, तो लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल बरखान्स बनते हैं, तो उनको बरखान नहीं या ड्यून्स बनते हैं, उनको बोलते हैं सीफ। तो सीफ एंड बरखान दोनों क्या है, दोनों एग्जाम्पल किस चीज की हैं, दीज बोथ आर ड्यून्स, दोनों रेत के टीले हैं, एक मून शेप में क्रेसेंट शेप में है और एक ऐसे लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ बताइए, कुछ किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। It is a little bit difficult. It is not easy task. जी, any confusion you have?